Hello everyone, welcome in Renesa Academy. Today I am going to discuss about Wren and Martin. तो रेन एंड मार्टिन पहले हम बुक के बारे में जान लेते हैं। तो जो हमारी रेन एंड मार्टिन बुक है उसका बुक का नेम है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन रेन एंड मार्टिन, रिवाइज्ड बाय डॉक्टर NDB प्रसाद राव। तो ये हमारी बुक है। आप नेम पर बिल्कुल नहीं जाएंगे कि हाई स्कूल ग्रामर एंड कंपोजिशन लिखा हुआ है। ये बुक पूरी गागर में सागर है। अगर आपकी कमांड रेन एंड मार्टिन बुक पर बन जाती है इंग्लिश ग्रामर के लिए रामबाण है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो एकेडमिक का एग्जाम हो, हाई स्कूल इंटर बोर्ड हो, BA ग्रेजुएशन हो, PG हो, बैंक SSC PO TGT PGT LT या आपका PCS लेवल तक का भी आपका रूट लेवल मजबूत करने के लिए ये बुक बहुत अच्छी होती है। मतलब आपको अगर अपनी रूट लेकर एडवांस तक बनानी है तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट, दो पार्ट में ये बुक बटी हुई है। आप अगर दोनों पार्ट अच्छे से पढ़ते हो और एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बुक है। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। आपको पूरी मतलब जितना भी ग्रामर है आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब बात ये फंसती है कि कई बार स्टूडेंट्स को ये थोड़ी बुक हार्ड लगती है, क्योंकि कहते हैं या तो खुद के अनुभव से सीख लो या कोई व्यक्ति जो सीखा हुआ व्यक्ति है, जो पहले से जानता है, आप उससे सीख लो। अगर हम खुद के अनुभव से सीखते हैं तो आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें बहुत समय लगता है कोई चीज सीखने में। किसी दूसरे व्यक्ति जो आपको सिखा सकता है तो आपका समय भी बचता है और आप सीख भी जाते हैं। तो हम प्रेजेंट टाइम को देखते हुए हम किसी से सीखेंगे। पहले सीखने के बाद खुद आप प्रैक्टिस करेंगे, खुद आप रिवाइज करेंगे, स्व मंथन करेंगे, तब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चैप्टर 1 से आपका लास्ट चैप्टर तक आपको पढ़ाया जाएगा। जितने भी दोनों पार्ट में, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में बुक बटी हुई है, टोटल आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज सबसे पहली क्लास है चैप्टर 1 द सेंटेंस, यहीं से आज शुरू होगा और ये बुक फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट है। यहां से आज हमारा श्री गणेश होगा। इसके बाद हम पूरी रेन मार्टिन बुक को कवर करेंगे और एक एक एक्सरसाइज में कोशिश करूंगी कि पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करा दूं, लेकिन जहां लगेगा कि एक जैसे एकदम पैटर्न में क्वेश्चन है तो वहां से थोड़ा बहुत में उसको वहां से छांट लेंगे क्वेश्चन को, उतने क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। आपका एक भी पॉइंट मिस होने वाला नहीं है। आप पेशेंस बनाए रखिए, आप घबराइए नहीं। कितने सारे चैप्टर हैं तो कैसे हमारा कंप्लीट होगा? बिल्कुल कंप्लीट होगा। कैसे कंप्लीट होगा? और हमारे साथ कंप्लीट होगा, क्योंकि जब हम खुद पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक दिन पढ़ते हैं तो 4 दिन हम आराम करते हैं, और जब किसी के साथ हम पढ़ते हैं तो हमारी स्टडी जो होती है बहुत फ्लुएंट वे में चलती है, आगे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। धीरे धीरे हमारा समय भी बचता है और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। कोई चीज थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करते करते वो पूरा एक पहाड़ का रूप ले लेता है। उसी तरह हम अगर एक एक चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो हम 30 दिन में देखेंगे कि हमारा एक दिन में अगर 4 चैप्टर तैयार हो रहा है। छोटा चैप्टर है तो 4, बड़ा चैप्टर है तो 2 और बड़ा चैप्टर है तो 1। इस तरह से एक हम अगर एवरेज निकालते हैं तो हमारा 30 दिन में 60 चैप्टर तैयार हो जाता है। और 30 दिन में अगर हम 5 दिन निकाल लेते हैं किसी चीज के लिए कि हमारी छुट्टी हो गई या हमारा हेल्थ इशू रहा, तब भी 25 दूना 50 हमारा चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो आइए लेट्स बिगिन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेंटेंस चैप्टर फर्स्ट। तो आइए हम देखते हैं चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट क्या है? द सेंटेंस, सेंटेंस है। अब आप यहाँ पे देखिए ग्रामर रेन एंड मार्टिन बुक का बुक फर्स्ट है और ये ग्रामर है। तो आप जैसे भी आपकी लार्ज फॉर्मेट हो, शॉर्ट फॉर्मेट हो, या आपकी कलरफुल बुक हो या सिंपल बुक हो, मैटर वही होगा। और पेज नंबर चेंज हो सकता है लेकिन चैप्टर नंबर नहीं चेंज हो सकता है। इस बुक की ये बड़ी खासियत है। तो आप चैप्टर 1 पे आ जाइए। सबसे पहले लिखा हुआ है द सेंटेंस। तो हम सबसे पहले क्या जानेंगे? सेंटेंस के बारे में जानेंगे। पहले हम यहां से यहां तक आपको पढ़ाएंगे, फिर पढ़ाने के बाद आपको पूरा एक्सप्लेन करके समझाएंगे। बिल्कुल भी आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं। इसमें पूरा आपको मैटर मिलेगा। When we speak or write, we use words. We generally use these words in groups. As little Jack O'Hare sat in a corner. A group of words like this which makes complete sense is called a sentence. अब ये यहाँ पे पूरी बात यही कहने का मतलब है कि एक ग्रुप होगा वर्ड का तो वो सेंटेंस होगा, लेकिन वो ग्रुप कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल ग्रुप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया हवा में
और उसकी मीनिंग निकल ही नहीं रही तो वो सेंटेंस नहीं होगा। कुल मिला के यही बात यहाँ कही जा रही है कि मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। इस तरह से हम सेंटेंस के बारे में जानेंगे। तो आपको रेन मार्टिन की लैंग्वेज में एक बार बता देते हैं क्या लिखा है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस मतलब लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर। लिटिल जैक जो है हॉर्नर कहाँ बैठा है, एक कोने में बैठा है। तो ये एक पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस दे रहा है। तो इसी बात को यहाँ कह रहे हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस, इस तरह के ग्रुप वर्ड्स के ग्रुप जो मीनिंगफुल विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज ए कॉल्ड ए सेंटेंस। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ हम पहुंचते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के काइंड्स पर। अब ये आपको दिया होगा सेंटेंस, यहाँ पे दिया है बुक में, सेंटेंसेज आर ऑफ 4 काइंड्स, 4 टाइप के सेंटेंस हैं। तो यहाँ दिया है दोज विच मेक स्टेटमेंट्स आर assertion as Humpty Dumpty sat on a wall. Those B part में those which ask questions as where do you live. Third C those which express commands, requests or entreaties as be quiet. तो इस तरह से आपने A B C देखा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे D those which express strong feelings। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, सेंटेंस आर ऑफ 4 काइंड्स। 4 काइंड्स में फर्स्ट जो टाइप है वो स्टेटमेंट्स देगा, यानी कोई कथन बताएगा, कोई सूचना आपको देगा, और एजर्सन, ये दोनों लगभग सेम सेम है, थोड़ा सा अंतर है। इसमें जो कथन बताता है वो आपको बस ऐसे सिंपल में बता देगा कथन को, लेकिन एजर्सन में क्या होता है, दृढ़ता थोड़ी होती है, बात में थोड़ी सी मजबूती होती है। ठीक है। अब बी पार्ट है दोज विच आस्क क्वेश्चंस। कुछ ऐसे हैं जो क्वेश्चंस पूछते हैं। वो क्या होते हैं, कुछ सेंटेंस आपको ऐसे मिलेंगे जो क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट में आपने देखा स्टेटमेंट्स आर एजर्सन। तो क्या है यहाँ पे, हम्टी डम्टी सेट ऑन ए वॉल। ये सीधा सीधा बस बता रहा है, एक कथन दे रहा है, एक सूचना दे रहा है कि हम्टी डम्टी कहाँ पे बैठे हैं, एक वॉल पर बैठे हैं। बस आपको बता के चला गया, अब इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको बस सूचना दे दिया। अब यहाँ पे क्या है, दोज विच आस्क क्वेश्चंस, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। तो आप यहाँ एक चीज और देख सकते हैं कि यहाँ पे वेयर लिखा हुआ है, डू लिखा है, यू लिखा है, लिव लिखा है। तो पहले क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर इसके बाद यू लिव, आप कहाँ रहते हो। तो आपको जब ये क्वेश्चन का आप मतलब समझ रहे होंगे, चाहे हिंदी में आप समझ रहे होंगे, चाहे इंग्लिश में आप समझ रहे होंगे, तो आपके अंदर से खुद ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ क्वेश्चन पूछने का काम हो रहा है। जब कोई भी जो क्वेश्चन है, जब भी कोई मतलब स्टेटमेंट है, वहां पे अगर क्वेश्चन पूछने का काम हो रहा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन। तो इस तरह से सेकंड टाइप हुआ सेंटेंस का। अभी आपको नीचे मिलेगा सब सेंटेंस का नेम क्या है। दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स, रिक्वेस्ट आर इंट्रोड्यूस। कुछ ऐसे भी आपको सेंटेंस मिलेंगे जो या तो कमांड्स देंगे मतलब आदेश देंगे, या रिक्वेस्ट करेंगे, या इंट्रोड्यूस मीन्स या विनती करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, बी क्वाइट, शांत रहो। तो यहाँ पे क्या हो गया, कमांड हो गया। हम क्या दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। हैव मर्सी अपॉन अस, हम पर दया करो। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, या तो हम कह सकते हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या हम कर सकते हैं कि विनती कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। फिर हम 3 तरह के सेंटेंस देख लिए, चौथा देखिए, दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। जैसे हाउ कोल्ड द नाइट इज, कितनी ठंडी रात है। तो ये हमारी क्या हुई, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सेंटेंस जो है यहाँ पे 4 तरह के सेंटेंस आपको मिले। तो इसी बात को नीचे अब यहाँ बता रहा है, ये बुक के हिसाब से देखिए आप क्या लिखा है। A sentence that makes a statements or assertion is called a declarative or assertive sentence। ये कह रहा है कि जो सेंटेंस एक कथन देता हो, एक बात बता रहा हो, और या उसको थोड़ा मजबूती के साथ बता रहा है। एजर्सन मतलब कथन ही होता है, और स्टेटमेंट्स भी कथन होता है, बस इसमें थोड़ी एजर्सन में दृढ़ता होती है। मतलब एक बात बताना है,
ना इसमें आपको क्वेश्चन की फीलिंग आएगी, ना इसमें आपको कमांड या रिक्वेस्ट मिलेगा, ना आपको इसमें स्ट्रांग फीलिंग मिलेगी। बस आपको एक बात बताई जा रही, जैसे कि ए में लिखा हुआ है यहाँ पे हमटी डमटी सैट ऑन ए वॉल। तो इस तरह के सेंटेंस क्या होते हैं? डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस होते हैं। सेकेंड क्या है? अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस आपको क्वेश्चन पूछने का काम करेंगे वो कौन से सेंटेंस होंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि बी पार्ट में दिया हुआ है यहाँ, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? तो यहाँ क्वेश्चन पूछने, बहुत सिंपल सी बात है। अभी चैप्टर आगे बढ़ेगा तो आपको थोड़ा डीप नॉलेज मिलेगा, लेकिन बेसिक हमारा मजबूत होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बेसिक की दिक्कत होती है, तो इसलिए हमें सबको लेके चलना है। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस a command or entity is called an imperative sentence। जो सेंटेंस कमांड या विनती बताएं उनको क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करें वो सेंटेंस क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे हाउ कोल्ड द नाइट इज, आपको इसमें एक्सक्लेमेशन मार के लास्ट में जो लगा हुआ है लगभग ये लगा हुआ मिलता है, वाओ, आउच, इस तरह के वर्ड आपको मिलते हैं इसमें लगे हुए। जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, जब उसमें इंटरजेक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे, तो इंटरजेक्शन वाले जितने भी वर्ड होते हैं वो सब क्या आते हैं? एक्सक्लेमेशन, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उनको बोला जाता है। ठीक है, तो आइए अब आगे देखते हैं कि क्या है इसमें। तो बहुत बेसिक सी नॉलेज हमको मिली फर्स्ट चैप्टर में। क्या मिली हमको? कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। ठीक है, ये जो सेंटेंस का टाइप अभी आप लोगों ने देखा, ये सेंटेंस आपने कितने देखे? 4 तरह के सेंटेंस देखे। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? सेंटेंस में जो पार्ट होते हैं। अभी तो मैंने सेंटेंस का मतलब जाना, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं ये जाना। अब चैप्टर 2 में हम क्या जानेंगे? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कि सेंटेंस जो होता है उसका 2 पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। तो हम कैसे जाने कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रेडिकेट है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अब शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन चैप्टर 2 अकॉर्डिंग टू रेन एंड मार्टिन। तो आपकी बुक किसी भी फॉर्मेट की होगी, आप चैप्टर 2 पर आ जाइए। चैप्टर सेम है, पेज भले चेंज हो सकता है बुक के अकॉर्डिंग। व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं, बी नेम सम पर्सन आर थिंग, हम उसमें या कुछ पर्सन होते हैं या थिंग होते हैं, जाहिर सी बात है, सबको पता है। से समथिंग अबाउट दैट पर्सन आर थिंग, जो हम उस पर्सन या थिंग के बारे में बताते हैं। इन अदर वर्ड, बी मस्ट हैव ए सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड बी मस्ट से आर प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट। कुल मिला के ये बात है कि हम जो भी हमारा सेंटेंस होगा, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही जाएगी वो क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। अच्छा, सब्जेक्ट एक फ्रेज भी हो सकता है, सब्जेक्ट एक क्लॉज भी हो सकता है, सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है, लेकिन जो सब्जेक्ट का पार्ट है उसमें वो सब्जेक्ट पार्ट कहा जाएगा। अगर आपको निकालना हो प्रॉपर सब्जेक्ट तब हम प्रॉपर सब्जेक्ट कहेंगे, और बाकी जो उसके बारे में बात कही जाएगी वो प्रेडिकेट होगा। तो इस तरह आपने देखा कि सब्जेक्ट एक वर्ड का हो सकता है, वो फ्रेज भी हो सकता है, वो क्लॉज भी हो सकता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। अब हमें कुछ चीजें जो होती हैं थ्योरी से नहीं क्लियर होती हैं, एग्जाम्पल से क्लियर होती हैं। तो हम आगे बढ़ते जैसे जाएंगे, एग्जाम्पल पे पहुंचेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हेंस एवरी सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स। इस तरह से सेंटेंस के कितने पार्ट होंगे? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। द पार्ट, फर्स्ट में दे रहा है ए पार्ट में, द पार्ट which names the person or thing we are speaking about, this is called the subject of the sentence. The part which tells something about the subject, this is called the predicate of the sentence. तो इस तरह से the part which names the person or things we are speaking about, जो पर्सन या थिंग है जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या है? सब्जेक्ट है, और जो उसके बारे में बात हो रही है वो क्या है? प्रेडिकेट है। ठीक, तो अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हम वहां पे क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छा क्लियर होगा।
अब ये देखिए, द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट बट ओकेजनली इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट एज हियर कम्स द बस। तो आपने यहाँ क्या देखा, मतलब ये कह रहे हैं कि मतलब जो कॉमन चीज है, एक बेसिक में देखा जाए तो जो सब्जेक्ट होता है सबसे पहले आता है, इसके बाद उसका प्रेडिकेट पार्ट होता है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। जैसे जैसे आपका लेवल हाई होता है या आपकी बुक थोड़ी स्टैंडर्डाइज होती है, ये चीजें जरूरी नहीं है कि आप इस मेथड से निकालें कि पहले सब्जेक्ट जो पहले लिखा गया वो सब्जेक्ट है। बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि जब आप फंक्शनल लेवल पर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे या आप किसी कंपटीशन बेसिस पे जाएंगे तो सब्जेक्ट मिक्सअप होता है, कहीं भी हो सकता है सब्जेक्ट, उसको सीखना पड़ता है कि सब्जेक्ट कहाँ है। तो आइए हम देखते हैं, हम पहला इस पे नहीं जाएंगे कि सबसे पहले जो लिखा है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है सेंटेंस में। कैसे होगा देखिए, हियर कम्स द बस, स्वीट आर दी यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। तो आप यहां देख रहे हैं हियर कम्स, यहां आती है क्या, द बस। तो इस तरह से अगर आप पहले देखेंगे तो आपको लगेगा हियर कम यहां सब्जेक्ट है। गलत है भाई, पहले तो हियर कम्स लिखा है, नहीं, यहां कौन क्या आता है, यहां द बस। तो यहां पे एक पहचान आपको हो गया, यहाँ पे द आर्टिकल लगा है। आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन प्रोनाउन के लिए, नाउन के लिए आता है। तो आपको बस लिखा हुआ यहां मिला, बस आपको लिखा हुआ यहां मिला ना। तो इस तरह से आप एक पहचान तो ये देख रहे हैं कि द लगा हुआ है तो ये नाउन है, पहली पहचान। और हालांकि हमेशा आप ऐसे नहीं पहचान सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूं यहाँ पे कि ऐसे भी पहचाना जा सकता है। और आपका सबसे पहचानने का तरीका है, जैसे आप क्वेश्चन करिए हियर कम्स दी बस, तो हियर कम्स यहां क्या आती है, कोई चीज आएगी किसी या कुछ तो होगा जो आती है। तो यहाँ पे क्या निकल रहा है, अगर इसको हम सही यहाँ पे अगर दूसरे फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे द बस कम्स हियर। तो आपको तो पूरा प्रॉपर वे में मिल जाएगा। द बस देखते आप लगा देंगे कि द बस पहले लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट है, कम्स हियर तो यहाँ पे ये प्रेडिकेट पार्ट है। लेकिन सेंटेंस को देखिए घुमाया गया है और बिल्कुल सेंटेंस गलत भी नहीं है, ये भी सही है। तो इस तरह से क्या आता है यहाँ, व्हाट का क्वेश्चन करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट निकल के आएगा, द बस कम्स हियर। तो इस तरह से हमारा क्या निकल के आया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब इसमें देखेंगे द बस क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया। और हियर कम्स बस के बारे में बता रहा है, जो भी चीज मतलब बस के बारे में क्या बात हो रही, हियर कम्स, तो हियर कम्स क्या हो गया, प्रेडिकेट पार्ट हो गया। अब अगर हम इसमें भी पार्जिंग करें बस को, तो बस जो है हमारा प्रॉपर सब्जेक्ट है, द आर्टिकल लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ सेकेंड सेंटेंस में आप थोड़ा सा उलझ सकते हैं, इसलिए पेशेंस रखिए, समझिए, हम आपको पूरा समझाएंगे। स्वीट आर दी यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। अब यहाँ पे सोचेंगे कि स्वीट सब्जेक्ट है, नहीं, यहाँ पे पूरा यहां से द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, यहाँ ये पूरा फ्रेज सब्जेक्ट है, द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, फिर आर लिखेंगे, फिर स्वीट लिखेंगे। तो सेंटेंस को अगर आप सीधा करेंगे, द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी आर स्वीट, ऐसे लिखा आपको मिलेगा तो आप तो तुरंत दौड़ के निकाल लेंगे कि ये सब्जेक्ट है। तो इसमें थोड़ा घुमाया है सेंटेंस को। तो यहाँ पे द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, ये यहाँ पे क्या है, ये आपका सब्जेक्ट पार्ट है, ये पूरा यहां से यहां तक आपका सब्जेक्ट है। अब इसमें भी कहा जाए कि हेड सब्जेक्ट क्या है, तो यूजेज क्या है, यूजेज, ये खाली पूरा है तो पूरा फ्रेज ही सब्जेक्ट पूरा है, यहां से द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी पूरा फ्रेज सब्जेक्ट है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हेड सब्जेक्ट क्या है, तो यूजेज यहाँ पे हेड सब्जेक्ट है, और यहां से यहां तक पूरा क्या है, ये पूरा सब्जेक्ट पार्ट है। तो द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी क्या हो गया, पूरा सब्जेक्ट पार्ट हो गया। यूजेज क्या हो गया, ये आपका हेड सब्जेक्ट हो गया। इस तरह से द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी आर स्वीट क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। In imperative sentences, the subject is left out as sit down। जो imperative sentence होता है जिसमें कमांड भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकता है, इंट्रीटीज भी हो सकती है। इंट्रीटीज मीन्स विनती की भावना, रिक्वेस्ट माने भी वही लगभग सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा और लेवल रिक्वेस्ट का बढ़ जाता है इंट्रीटीज में। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिट डाउन, भाई सिट डाउन लिखा है तो किसी व्यक्ति को तो बोलेगा सिट डाउन, कोई अपने को थोड़ो कहेगा कि हम बैठ जाओ तुम,
किसी को ही कहेगा ना बैठने के लिए। तो यहाँ पे यू क्या है, अंडरस्टूड है। तो यही बात यहाँ कह रहा है, इन इंपरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है, हियर द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड, ठीक है। थैंक हिम, हियर टू द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड, थैंक हिम, यहाँ भी मतलब वो है, अंडरस्टूड है, यू अंडरस्टूड है। थैंक हिम मतलब उसे धन्यवाद दो, किसी को कोई कह रहा है कि यू थैंक हिम, तो यहाँ पे भी क्या है, यू अंडरस्टूड है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए चलिए कि सब्जेक्ट कभी कभी अंडरस्टूड भी होता है, मेंशन नहीं होता है। तो खास करके ये किस सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस में। तो हम लोगों ने अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट भी देख लिया। अब आती है एक्सरसाइज की बारी। तो क्या आप करना चाहेंगे एक्सरसाइज हमारे साथ? तो आइए मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो एक्सरसाइज से करा दे रही हूं, फिर आप लोग करके पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में बैठिए, जिससे कि जहां आपको डाउट हो वो बताया जाएगा। मैं कुछ सेंटेंस आपको करा के यहाँ सिखा के दिखा रही हूँ कि कैसे सेंटेंस को सॉल्व करते हैं, कैसे। यहाँ पे दिया है एक्सरसाइज इन ग्रामर 1। तो ये आपका पहली एक्सरसाइज है। दिया इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। फॉलोइंग माने जो नीचे दिए हुए ये सेंटेंस है, इनको क्या करना है, सेपरेट करना है। क्या सेपरेट करना है, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को। तो हम 2-4 सेंटेंस आपको करके दिखा दे रहे हैं, फिर आप पूरी एक्सरसाइज करके घर से ले आएंगे। जो भी आपको सॉल्व करना है पूरा अपना प्रॉपर टाइम, जो भी टाइम आपको सूट करता है उसको सॉल्व करेंगे। जहां आपको नहीं समझ में आ रहा है नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। अब आपको क्या निकालना है इसमें, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब आप यहां निकालेंगे कैसे, अब यहां बता रहा द कैकलिंग ऑफ गीज, गीज एक तरह का बर्ड है। जो कैकलिंग है गीज की, उसने सेव्ड बचाया था, किसको, रोम को, रोम कंट्री को किसने बचाया, कैकलिंग ऑफ गीज। गीज पक्षी की जो कैकलिंग है, जो उसके बोलने की आवाज है, उसने रोम को बचाया। अब आप एक बात बताइए, तो किसने रोम को बचाया, गीज ने रोम को बचाया या कैकलिंग ने रोम को बचाया? गीज की कैकलिंग ने रोम को बचाया। तो आपका हेड सब्जेक्ट यहां कौन बन रहा है, कैकलिंग। कौन बन रहा है, कैकलिंग। और ये कैकलिंग जो है वर्ब से बना हुआ है, तो ये जिरंड के रूप में यहाँ नाउन का काम कर रहा है। हालांकि जब हम ये सब चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो आप जिरंड वगैरह पहचानने लगेंगे। यहाँ मैं आपको इतना बता दे रही हूँ, द कैकलिंग ऑफ गीज ये पूरा सब्जेक्ट है, ये फ्रेज ही पूरा सब्जेक्ट है, पूरा फ्रेज द कैकलिंग ऑफ गीज। खाली गीज ने नहीं बचाया, उसकी कैकलिंग ने, उसकी आवाज ने रोम को बचाया। अब यहां से यहां तक आपका गीज तक क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सेव्ड रोम, अब सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है, ये वर्ब से लेकर के और जो उसके बारे में बात हो रही है, इसका सेव्ड का ऑब्जेक्ट है ये। जो सब्जेक्ट के बारे में जितनी भी बातें अब होंगी वो सब किस में जाएगा, प्रेडिकेट पार्ट में जाएगा। तो इस तरह से कैकलिंग ऑफ गीज, गीज की कैकलिंग ने रोम को बचाया। तो आपका यहाँ पे कैकलिंग प्रॉपर सब्जेक्ट हो गया, और यहां से द कैकलिंग ऑफ गीज पूरा यहां से यहां तक का ये सब्जेक्ट पार्ट है, पूरा फ्रेज ही सब्जेक्ट है। जब आपसे पूछा जाए हेड सब्जेक्ट तब आप कैकलिंग लगाएंगे, लेकिन अगर सब्जेक्ट पूछा जाए द कैकलिंग ऑफ गीज पूरा सब्जेक्ट है। सेव्ड रोम, यहाँ सेव्ड रोम क्या है, ये प्रेडिकेट पार्ट है। तो आई होप कि आप निकालना अब सीख रहे होंगे। द बॉय स्टूड ऑन दी बर्निंग डेक। जलते हुए बर्निंग डेक पर कौन खड़ा है, बच्चा खड़ा है। द बॉय, अब यहाँ पे आपको एकदम साफ सुथरा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बॉय के लिए किसी स्पेसिफिक बॉय की बात हो रही है तो द लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि द बॉय, आर्टिकल इसके लिए लगा है। तो ये भी सब्जेक्ट, जो आर्टिकल या एडजेक्टिव सब्जेक्ट के लिए आता है वो उसी का पार्ट होता है, सब्जेक्ट पार्ट होता है। द बॉय, बॉय के बारे में अब आगे क्या बात हो रही है वो सारा प्रेडिकेट पार्ट में जाएगा। मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात हो रही है वो किस में जाएगा, प्रेडिकेट पार्ट में। द बॉय स्टूड ऑन दी बर्निंग डेक। अब बॉय तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसके बारे में कितनी बातें हो रही, स्टूड ऑन दी बर्निंग डेक। तो ये यहां से स्टूड ऑन दी वर्ब को लेते हुए जो बातें हो रही ऑन दी बर्निंग डेक, ये हमारा कहां जाएगा, प्रेडिकेट पार्ट। एक सेंटेंस और करके आपको दिखाते हैं। टुबाल
केन वाज ए मैन ऑफ माइट। टुबाल केन वाज अ मैन ऑफ माइट। यहां पे क्या है, टुबाल केन, यहां तक ये क्या है, प्रॉपर सब्जेक्ट है। ये क्या है, टुबाल केन सब्जेक्ट है। अब इसके बारे में क्या बात की जा रही है, वाज ए मैन ऑफ माइट। तो ये इसके टुबाल केन के बारे में बात हो रही है। जो बात हो रही है वर्ब से लेते हुए वाज अ मैन ऑफ माइट, क्या हो गया आपका, प्रेडिकेट पार्ट हो गया। समझ में आया। अब एक और देख लीजिए, स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। ये कह रहा है कि स्टोन वॉल्स, अब आप यहां, आपको यहां दिक्कत हो सकती, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। स्टोन वॉल्स, वॉल तो बता रहा है, लेकिन कैसी वॉल, स्टोन की वॉल। ये तो स्टोन और वॉल्स दोनों सब्जेक्ट है। अब प्रॉपर सब्जेक्ट की बात यहाँ पे, ये वॉल तो है, ये सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट का एडजेक्टिव है ये स्टोन वॉल्स। कैसी वॉल, ये एडजेक्टिव है इसका, वॉल्स का। तो ये किस तरह की वॉल, स्टोन वॉल। ये पूरा क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। डू नॉट मेक अ प्रिजन। अब इसके बारे में क्या बात हो रही, स्टोन वॉल्स की, ये प्रिजन नहीं बना सकती हैं स्टोन की वॉल। तो यहां से डू नॉट वर्ब को लेते हुए जो भी बातें हो रही हैं वो क्या है, हमारी प्रेडिकेट पार्ट है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप पूरे सेंटेंस को करेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में पूरा सेंटेंस आपका सॉल्व कराएंगे। आप नेक्स्ट क्लास में हम पूरा सॉल्व कराएंगे, लेकिन आप एक बार सीख चुके हैं तो आप सॉल्व करके बैठिए। नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा सॉल्व करके हम दिखाएंगे, एक एक सेंटेंस आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। बस इसलिए आज नहीं करा रहे हैं कि एक बार आप अपने को चेक करिए कि आप सीख चुके हैं कि नहीं। अगर कल जब हम कराएंगे तो उसमें आपको पूरा एक एक सेंटेंस बता देंगे। ओके, थैंक यू।